एकादश के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं आरेखीय या चित्रमय प्रस्तुतिकरण। दरअसल चित्रमय प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से सरल, सुंदर और आकर्षक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की यह तीसरी विधि है। तुलनात्मक रूप से यथास्थिति या वस्तु स्थिति को जल्दी से समझने के लिए आप आंकड़ों का चित्रमय प्रस्तुतिकरण करते हैं, चित्रमय प्रदर्शन करते हैं। तो सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों की अपेक्षा आरेखीय प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों की परिशुद्धता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इनमें कंपैरिजन आसानी से और स्पष्ट रूप से नज़र आता है। ठीक है, ये यूं कहें कि सारणी की तुलना में चित्रमय प्रदर्शन जो होते हैं आंकड़ों के, ये अधिक प्रभावी होते हैं। तो विलियम फ्लेफेयर की जो परिभाषा है, इसे देख लें कि यह नेत्रों के समक्ष एक ऐसी आकृति प्रस्तुत कर देता है जिसमें दिखाए गए अनुपात प्रस्तुत तथ्यों के अनुरूप होते हैं और जो विभिन्न समयावधियों में क्रमागत पद्धति एवं तुलनात्मक मदों के बारे में अधिक सरल और स्थायी विचार देता है। इसका आशय यह है कि आंखों के सामने एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चित्र आता है जिसमें दिखाए गए जो रेशियो होते हैं वो प्रस्तुत यानी कि प्रदर्शित किए गए तथ्य यानी फैक्ट्स जो होते हैं उनके अनुरूप होते हैं। यानी कि जो रेशियो होते हैं वो जो तथ्य होते हैं उन्हीं को डिपिक्ट करते हैं, उन्हीं को प्रदर्शित करते हैं। और जो विभिन्न समयावधियों में, अलग अलग समयों में, जैसे 2011, 2012, 2013 हो सकता है, क्रमागत प्रगति यानी कि एक सिक्वेंशियल जो उनका उन्नति प्रगति या प्रोग्रेस हो रही है, उसका कंपैरेटिव जो आइटम्स हैं उनके अधिक सरल और स्थायी विचार दे सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो विलियम फ्लेफेयर की परिभाषा है, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है कि दरअसल ये है क्या। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ये चित्रों को याद रखता है। मैंने लास्ट वीडियो में ये मेंशन किया था कि अगर आपसे मैं कहूँ कि अपने बचपन की कोई एक सबसे खूबसूरत सी याद क्या है, बताइए, तो आपके दिमाग में अभी अचानक से फ्लैशबैक कुछ हुआ होगा और आपको क्या दिखा? कोई एक तस्वीर, कोई एक चित्र दिखा होगा, कोई एक इमेज रही होगी। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ही है वो जिसे आप यादें कहते हैं। हमारा दिमाग, हमारी स्मृति जो है वो सिर्फ और सिर्फ चित्रों को याद रख सकता है, फिगर्स को याद रखता है। ठीक है, हमको कोई अक्षर भी अगर याद रहता है तो इसलिए कि उसकी एक कोई विशेष डिजाइन, जैसे आंकड़ों में आ और उस पर चंद्र बिंदी ये लगी ना, तो आपको आंकड़े की अगर स्पेलिंग याद करनी होगी तो ये चित्र याद रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। इसीलिए जो चित्र में प्रदर्शन होता है आंकड़ों का, आरेख, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय के लिए आपके दिमाग पर, मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ता है। ठीक है, तो आंकड़ों के आरेखीय प्रदर्शन के लाभ या महत्व क्या क्या हैं, तो आइए जानिए। समय और श्रम की बचत होती है। आरेखों द्वारा जो प्रदर्शित समंक होते हैं वो बिना मस्तिष्क पर अधिक भार डाले उन्हें आसानी से समझा जा सकता है, तो इससे समय और श्रम दोनों बचता है। अधिक जानकारी देना, चित्र जो होते हैं समंकों को सापेक्ष रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, संक्षेप सापेक्ष रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही वे समंकों में विद्यमान प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति से हो रहे परिवर्तनों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने क्या कोई कार्टून देखा है, किसी बड़े कार्टूनिस्ट का कोई कार्टून? ठीक है, तो आप देखिए कि वही विषय, वही मुद्दा उठाने के लिए एक रचनाकार पूरा आलेख लिखता है, पूरा कई पेजेस का एक पूरा लेख लिख डालता है। ठीक है, और वहीं एक कोई चित्रकार है वो केवल एक कार्टून बना देता है, और वो जो कार्टून बनाता है वो आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे काफ़ी हद तक, अगर आपकी निगाहें खुल रही होंगी तो। ठीक है, और उसके लिए आपके कान खुले होने चाहिए। तो खैर, चलिए, मैंने आपको बताया कि चित्र अधिक जानकारी देते हैं, तुलना में बड़ी सहायता होती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि 3 बच्चे हैं जिनका नाम ए बी सी है और इनके मार्क्स कुछ इस तरह से हैं, एक के मार्क्स इतने हैं, दूसरे के मार्क्स इतने हैं और तीसरे के मार्क्स इतने हैं, तो बताइए किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं? तो आप बगैर सोचे समझे बता सकते हैं कि ए जो है, इसके मार्क्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैं, बी के उससे कम है और सी के उससे कम है। ठीक है, यह बताया जा सकता है ना यहाँ पे।
लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ए के मार्क्स जो है वो 97 है, बी के मार्क्स जो है वो 67 है और सी के मार्क्स जो है वो 43 हैं, तो आप तभी बता पाएंगे जब आपको अंकों का ज्ञान होगा, है ना। तो इसमें तुलना बड़ी आसान है, विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है इसे बनाने के लिए। ठीक है। आकर्षक और प्रभावशाली साधन होते हैं। आरेख जो होते हैं आकर्षक होते हैं, रोचक होते हैं, मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालते हैं, यानी कि दिमाग में लंबे समय तक आपकी याद में रहते हैं चित्र। और सरल और बोधगम्य बनाना, आरेख जो होते हैं जटिल तथ्यों को सरल और बोधगम्य मतलब समझने योग्य बना देते हैं। सार्वभौमिक उपयोगिता, विभिन्न लाभों के कारण अनेक क्षेत्रों में सांख्यिकी आरेखों का व्यापक प्रयोग होता है। प्रेषित करना आसान, इंटरनेट के माध्यम से आंकड़ों के रेखा चित्रीय प्रदर्शन को आसानी से आप कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। तो आंकड़ों के आरेखीय प्रदर्शन के लाभ तो जान लिए, लेकिन क्या इनकी कुछ हानियां भी हैं? तो संख्यात्मक प्रदर्शन इन पे असंभव होता है, यानी कि आरेखों द्वारा समंकों को पूर्ण एवं शुद्ध रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी का ही अनुमान लगता है। तुलना के लिए गुण एवं स्वभाव की समानता आवश्यक। जब आप तुलना करना चाहते हैं तो जिन तथ्यों में के गुण और स्वभाव एक जैसे होंगे उन्हीं में आप तुलना कर सकेंगे। तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं, अकेले आरेख का कोई महत्व नहीं होता, अनेक आरेखों के द्वारा ही तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है और निष्कर्ष निकालने का एक साधन है, साध्य नहीं है। आरेखों द्वारा पूर्ण सत्य निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। आरेख जो होते हैं केवल निष्कर्ष की ओर पहुंचने का एक साधन है। सफलतापूर्वक दुरुपयोग और अनुचित और अशुद्ध आरेख बनाकर उनका सरलता से दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कई बार बने हुए ये आरेख जो होते हैं ये भ्रामक भी होते हैं। बहुमुखी सूचनाएं प्रदर्शित करना संभव नहीं है। आरेखों द्वारा बहुमुखी सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की जा सकती, मतलब वही है कि कई सारे गुण एक साथ प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। अनेक प्रकार के अनुसंधान में ये उपयुक्त नहीं होते हैं और मूल्यों का सूक्ष्म अंतर दिखाने में ये संभव ये मतलब सक्षम नहीं होते हैं। इनमें सूक्ष्म अंतर दिखाना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो आपने ये जान लिया आंकड़ों की अगर रचना आपको करनी हो तो इससे कुछ सामान्य नियम है। सबसे पहले आपको शीर्षक डालना पड़ेगा, कागज का आकार जितना होगा उसी के अनुसार आपको चित्र बनाना होगा, कुछ संकेत भी देने होंगे। आपने क्या पैमाना माना है यह भी आपको देना होगा, यानी कि आरेख में जैसे अगर आपने उसे इस तरह से मापा तो 1 सेंटीमीटर में कितना आप क्या वैल्यू ले रहे हैं। ये चित्र जब भी आप बनाएंगे तो इन्हें आकर्षक होना चाहिए, नहीं तो लोग इनसे वो उस तरह से लाभ नहीं ले सकेंगे जिस उद्देश्य से आप इन्हें बना रहे होंगे। शुद्धता, आकर्षक होने के साथ साथ आरेख जो है ना ये वैज्ञानिक और ज्यामितिक दृष्टि से भी पूर्ण और शुद्ध होने चाहिए। आरेख बनाते हुए रेखा पत्र का उपयोग करना चाहिए। जिन आंकड़ों के आधार पर आप ये आरेख बनाने जा रहे हैं दाहिने और स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए, उनका पूरा ब्यौरा वहाँ देना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो आपको टिप्पणी भी कुछ ना कुछ देनी चाहिए। ये कुछ सामान्य बातें थी जो आपको बताती हैं कि आरेखीय रचना अगर आप कर रहे हो तो क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। फिर इसके बाद में आता है कि आरेख कितने प्रकार के होते हैं। तो आरेख जो होते हैं उनके निम्न प्रकारों में पहला है ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंकगणितीय रैखिक आरेख। ज्यामितीय आरेख हम जान लें। ज्यामितीय आरेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण आरेख है। इन आंकड़ों को ज्यामितीय आरेख जैसे कि दंड आरेख, वृत्त आरेख आदि कहा जाता है और ये इसी दंड आरेख या वृत्त की सहायता से बनते हैं। चलिए दंड आरेख हम जान लें। दंड आरेख जो होते हैं वह एक विमीय आरेख होते हैं। इनमें सांख्यिकी आंकड़ों या सारणीबद्ध आंकड़ों को दंडों या आयतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। जब किसी तथ्य से संबंधित पद मूल्यों की संख्या कम होती है तो आप इस आरेख का उपयोग कर पाते हैं। दंड एक ऐसा आयत है जो किसी चर के मूल्य को प्रकट करता है। दंड की ऊंचाई आंकड़ों के परिमाण को प्रकट करती है और इसकी ऊंचाई को देखकर आंकड़ों को आसानी से समझा भी जा सकता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि इसे हम कैसे समझेंगे और कैसे बनाएंगे। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं। सभी दंड एक ही आधार रेखा पर स्थित होते हैं। दंडों को उदग्र और ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधे बताता हूँ सरल दंड आरेख क्या होते हैं। देखिए सरल दंड आरेख जो होते हैं संख्यात्मक तथ्य यानी न्यूमेरिकल जो फैक्ट्स होते हैं उनके विभिन्न मूल्यों को आप दंडों के माध्यम से बार्स के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और
इनमें क्या क्या आएगा, जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, जनसंख्या, आयात निर्यात, ये सारी चीज़ों को इनमें दिखाया जा सकता है। एक उदाहरण से जानेंगे कि सरल दंड आरेख क्या होता है। देखिए, भारत के आयात के निम्नलिखित आंकड़ों को उदग्र दंड आरेख द्वारा आपको बताना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ये वर्ष 2013-14, 12-13, 13-14 और 14-15 के आयात के आंकड़े करोड़ों में दिए गए हैं। 700 करोड़, 600 करोड़ और 800 करोड़। आपसे सरल दंड आरेख की बात की गई है, उदग्र दंड आरेख की। उदग्र का मतलब होता है वर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, इसे उदग्र बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने नीचे जो है यहाँ पर ईयर्स डाल लिए हैं। ठीक है, इधर आयात करोड़ में लिख लिया है। आप चूंकि देख रहे हैं कि अधिकतम आपका 800 करोड़ तक गया है, तो आपने 100, 200, ये वाई एक्सिस होता है, इस पे ले लिया, और एक्स एक्सिस ये होता है। ठीक है, यहाँ एक्स डॉट डैश और यहाँ वाई डैश नीचे लिख सकते हैं। तो 100, 200। अब आप जानते हैं कि 2012-13 में ये 700 था, तो 700 के पैरेलल लेकर के आपने ये यहाँ पर बना दिया। ठीक है, उसके बाद में 2013 में ये 600 था, तो 600 बना दिया। 2014-15 में ये 800 था, तो 800 बना दिया। बस सिंपली यही उदग्र दंड आरेख हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत टेक्निकल बात है, आसानी से समझ गए होंगे। उदग्र के बाद आपको क्षैतिज अगर बनाना हो, क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसमें आपको जैसे वर्ष दिए गए हैं 81, 91, 2001, 2013, तो यहाँ पर वर्ष इस साइड में लिख लिए जाएंगे, और जो नंबर्स होंगी वो इस साइड में ले लिए जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें 68.8, 84.4, 103, 121 ऐसे है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 10-10 का डिफरेंस ले लिया, और 121 है तो 130 तक आप बना लेंगे 10-10 के डिफरेंस से, 10, 20, 30, 40, 50। अब पहले साल में अगर आप देख सकते हैं, पहले साल में ये कितना है, पहले साल में ये 68.8 है। पहला साल कौन सा है, 1981। तो 1981 में 68.8 है, तो आप जानते हैं 60 यहाँ है, तो इसके बीच में अगर ग्राफ पेपर ले रहे हो तो यहाँ 10 कॉलम होंगे, तो 5 के बाद 3 और ले लीजिए, तो 68 यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ से आप लेते हुए यहाँ से ये आपने बना दिया। ये हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे बनते चले जाते हैं अलग अलग वर्ष के। ये कोई बहुत कठिन नहीं है मुझे लगता है। जैसे यहाँ 121 था, तो 121, 20 के बाद यहाँ से लेकर के आपने ये लाइन पटरी यहाँ पे रखी, और ये लाइन जहाँ से यहाँ से जा रही थी ग्राफ पेपर में, तो आपने यहाँ से लेकर के इतना ये मिला दिया। तो ये आपका बना क्या, ये बना आपका क्षैतिज दंड आरेख। बहुगुणी दंड आरेख भी बनते हैं। बहुगुणी दंड आरेख में क्या क्या होता है, जैसे आप देखिए कॉलेज के 4 संकाय हैं, और उसमें छात्र संख्या में 3 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनको बहुगुणी दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करने की बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं 2003, 2012-13, 13-14 और 14-15, इनमें कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि माने लॉ के यहाँ पे आंकड़े हैं अलग अलग वर्ष के। इसे कैसे बनाएंगे देख लीजिए। जैसे आपने क्या किया है कि यहाँ पे 2012-13 ले लिया। अब इसमें सूचनाएं चूंकि 2012-13 में बढ़ गई हैं, वैसे केवल 12-13 की केवल एक ही संख्या होती, लेकिन यहाँ पर वो संख्या इन सब का योग हो सकती थी, लेकिन यहाँ वो संख्या अलग अलग दी गई है। तो आप अलग अलग बार बना लेंगे 12-13 में। देखिए 2012-13 में आपने क्या किया, यहाँ 12-13 है, और आपने सबसे पहले जो आपका कला है, आप देखिए यहाँ पे संकेत लिख देते हैं, और संकेत में आपने क्या लिखा है, संकेत में आपने लिखा है कि जो ब्लैंक बार बनेगा वो कला का है, जो इसमें लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जो लाइनें हैं ये विज्ञान को प्रदर्शित करती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वाणिज्य को प्रदर्शित करती हैं, और लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जो लाइनें हैं ये जो है विधि को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपने क्या करा कि आपने इन्हीं को देख लिया। 600 था तो 600 तक कर लिया, ये 400 था 2012 में, ये आपका 200 था, और ये आपका 150 था। तो जो जो जितना जितना है आपने बनाते एक साथ बना लिया। इसी को हम बोलते हैं द्विगुण दंड आरेख या बहुगुणी। इसमें 2 से ज़्यादा हैं, 4 गुण हैं, तो बहुगुण दंड आरेख इसे बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी आप उपविभाजित या अंतर विभक्त दंड आरेख भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आइए आपको बताते हैं। यही आपके सामने सवाल है। एक कॉलेज के 4 संख्याएं हैं, 3 वर्षों
में होने वाले परिवर्तनों को अंतर्विभक्त दंड आरेख के द्वारा से प्रदर्शित किया गया था। तो देखिए, कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि ये दिया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या किया है कि 2013 में आपने विधि, वाणिज्य, विज्ञान और कला, कला क्या है, सीधी वर्टिकल लाइंस, तो आपने कला के 600 ले लिए, ठीक है। उसके बाद में विज्ञान के कितने थे, अगर आप विज्ञान के ध्यान से देखें तो विज्ञान के इसमें इन्होंने बताए हुए हैं कि 400 हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि कला के तो 600 थे, ठीक है। अब उसके बाद में आप 400 और ले लीजिए, तो 600 से लेकर के ऊपर 1000 तक 400 इसके पूरे हो जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक 400 विज्ञान के हैं, ठीक। उसके बाद में फिर जो वाणिज्य के विद्यार्थी हैं वो 300 हैं और विधि के फिर 200 हैं। तो अब आप 1000 पे अगर आप 300 और बढ़ जाएं, यहाँ पर ये 1202 है और 14 और 1200 के बीच में 100, यहाँ कहीं 1300 होगा। तो इसी के सामने आपने ये बना लिया, ये जो सीधी लाइन है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, तो ये वाणिज्य को प्रदर्शित करती हैं, ये 300 हैं यहाँ पर। और इसके बाद में ऊपर जो है वो 200 थे, तो 1300 और 1500 ये आपके 200 विधि विभाग के हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो इसे बोलते हैं अंतर्विभक्त दंड चित्र, ठीक है। प्रतिशत उपविभाजित दंड आरेख भी होते हैं, इन्हें जान लीजिए। प्रतिशत दंड कैसे बनाया जा सकता है, देखिए परिवार ए और बी है, इसके सदस्यों के विवरण को अंतर्विभक्त प्रतिशत दंड आरेख द्वारा। तो प्रतिशत दंड आरेख का क्या मतलब है, देखिए जैसे एक सवाल को पहले समझ लीजिए तो जवाब यानी कि आंसर सॉल्यूशन बहुत जल्दी समझ जाएंगे। इसमें प्रतिशतों को लिया गया है, जैसे परिवार ए में वृद्ध कितने हैं, 3%, ठीक है। तो युवक 3 हैं, दो, ये प्रतिशत नहीं है, ये सदस्यों की संख्या है। वृद्ध 3 है, युवक 3 है, किशोर 2 हैं, शिशु 2 हैं, और कुल मिलाकर के 10 लोग हैं। यहाँ 3 2 4 3 यही वृद्ध, युवक, किशोर, शिशु है। अब आपको क्या करना है कि आपको बनाना है प्रतिशत, तो आपको पहले प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। तो देखिए 10 सदस्यों में 3 कितना प्रतिशत होगा, 30%, ये भी 30%, 20 ऐसे लिख लेंगे। और 3 जो है 12 सदस्यों में कितने प्रतिशत होगा, 25%, 16.67%। तो प्रतिशत तो निकाल सकते हैं सभी लोग। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रतिशत तो आप जानते हैं कि कुल मिला के 100 ही होगा, तो आपने 10, 20, 30, 40 ये प्रतिशत ले लिए, ठीक है। नीचे परिवार ले लिए ए और बी, और जो भी प्रतिशत आपने वृद्ध, युवक और किशोर के निकाले थे ए और बी परिवार में, वो प्रतिशत आप लिखते चले गए, ठीक है। द्विदिशा दंड आरेख तब होते हैं जब उसमें दो तरह के गुण हो, जैसे कोई दो तरह के फैक्ट हैं जिसमें कहीं में दो में वृद्धि हो रही हो, किसी एक में कमी हो जाए, तो आप द्विदिशा दंड आरेख बनाते हैं। जैसे ये एक उदाहरण है कि भारत में भुगतान संतुलन आंकड़े। भुगतान संतुलन क्या होता है कि जब आप आयात करते हैं देश में और दूसरी तरफ निर्यात करते हैं, तो आयात और निर्यात का बीच का जो डिफरेंस होता है उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है, ठीक है। जितना आयात हो, मान लिया 600 करोड़, और उतना ही अगर जो है निर्यात हो जाए तो ये संतुलन में है। अगर निर्यात ज़्यादा हो जाए तो ये सरप्लस है, और अगर जो है आयात ज़्यादा हो जाए तो ये डिफिसिट कहलाता है। तो ये भुगतान संतुलन होता है। खैर यहाँ पर ये बताया गया है कि 2012 में भुगतान संतुलन 30 था, सरप्लस था। 2013 में -20 था यानी कि डिफिसिट था। 2014 में सरप्लस था। 2015 में फिर डिफिसिट था, और 2016 में फिर से सरप्लस था। तो इसे कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं अधिकतम यहाँ पर 45 है, तो आप 10-10 के अंतर पे 1 सेंटीमीटर को मानते हुए ऊपर 50 तक ले लीजिए। नीचे अधिकतम 30 है, तो नीचे आप 30-40 तक ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ ऊपर साइड में ये सरप्लस है प्लस के, और नीचे साइड में ये डेफिसिट है, ठीक है। डेफिसिट मतलब कमी भुगतान संतुलन में। तो 2012 में प्लस था तो आपने ऊपर की तरफ बना लिया, 30 था। 2013 में -20 था तो आपने नीचे की तरफ बना लिया। इस तरह से आप बनाते चले जाते हैं। ये द्विदिशा दंड आरेख कहलाता है, ठीक है। एक और आता है इसमें वृत्तीय या पाई आरेख। वृत्तीय या पाई आरेख में क्या होता है कि आप वृत्त के माध्यम से इसे बनाते। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे वृत्तीय या पाई आरेख की, तो दरअसल इसको समझ लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो वृत्त आरेख एक घटक आरेख होता है। एक घटक मतलब इसमें एक एलिमेंट
होता है, परंतु उसमें मूल्यों को घटक दंड आरेखों के स्थान पर एक वृत्त द्वारा दिखाया जाता है। मतलब घटक का मतलब एलिमेंट है, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं, और उनको आप पहले आप बार के माध्यम से दिखाते थे, अभी आप उनको सर्किल के माध्यम से दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, ये यहाँ पर लिखने के लिए मैटर आपको यहाँ से मिलेगा। मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वृत्तीय आरेख में एक वृत्त को अलग अलग भागों में बांटकर वृत्त को केंद्र की परिधि की ओर सीधी रेखाओं के उतने ही भागों में विभाजित किया जाता है जितनी घटकों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 घटक हैं, तो ये 4 भागों में बांट दिया गया है। कैसे बांटा गया है ये अभी हम बताएंगे, लेकिन ये 4 भागों में बांट दिया गया है। इतने ही घटक यानी इतने ही एलिमेंट हैं, वेरिएबल कह सकते हैं। तो आंकड़ों को प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है, और ये द्विविमीय आरेख होते हैं, 2D आरेख होते हैं। इन्हें कोणीय रेखा चित्र भी कहा जा सकता है। आरेखों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन आरेखों का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दिए गए भागों को अक्षांश में परिवर्तित करना होता है, ठीक है। यानी कि भाग का जितना मूल्य है और वो जो कुल मूल्य है उससे हम डिवाइड करते हैं और 360 डिग्री से उसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आप एक निश्चित कोई भी त्रिज्या ले लिए, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना भी आपका पेपर का साइज हो, और एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है, किसी भी एक त्रिज्या के साथ। और उसके बाद में अन्य अक्षांशों को वृत्त की घड़ी की सुई की ओर चलने की दिशा में अनुसार प्रकट किया जाता है। जैसे आपने ये बना लिया, तो उसके बाद में आप चाहें तो इसे यहाँ से आप जितना भी पहले भाग का मूल्य आया, अक्षांश आया है, उतना का एक आपने ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसके बाद में फिर आप क्या करिए कि यहाँ से लेकर के अब आप अपना प्रोटेक्टर रख लीजिए, जो अगला भाग है वो ट्रायंगल बना लीजिए, फिर उसका जो अगला है वो बना लीजिए। तो ये 4 आपके इस तरह के भाग बन जाएंगे। चलिए मैं आपको सीधे सीधे करके दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। हमारा एक सवाल है, राज्य ए की कुल वार्षिक आय 20,000 करोड़ है, और इसके संगत आंकड़ों को वृत्तीय आरेख तथा कोणिक आरेख के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो राज्य ए है, उसकी कुल वार्षिक आय 20,000 करोड़ है, और उसमें ये बताया गया कि कृषि से 6,000 करोड़, लघु उद्योग से 6,500 करोड़, दंड शुल्क 3,000 और अन्य 4,500, योग कुल मिला के वही है 20,000 करोड़। तो अब इसके बाद में जो है आपको जो समझना है कि सबसे पहले आपको कोण निकालना है। तो संगत कोण यानी कि कृषि का कोण, लघु उद्योग का कोण क्या होगा, तो संगत कोण का मतलब होता है संगत की मान और कुल आय। तो संगत की मान अगर हम कृषि की निकालें तो कितनी आएगी, समझिएगा ज़रा। 6,000 कृषि की मान है, तो ये 108 आएगा। ये कैसे आया होगा मैं आपको बताता हूँ। 6,000 को 20,000 से करिए डिवाइड, और 360 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका ये 108 आ जाएगा। इसी तरह से 6,500 डिवाइडेड बाई 20,000 गुणे 360 डिग्री, तो 117 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने संगत कोण निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने निकाला है कृषि 108, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आप कृषि 108 आपने निकाला है, तो आप कहीं से भी, चाहे ये, आप कहीं से भी एक अपना लाइन ले लीजिए, और उसके बाद में प्रोटेक्टर रख करके आप यहाँ से यहाँ तक आपने क्या करा, एक 108 डिग्री का एक कोण बना लिया। फिर ये आपका बेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोटेक्टर रख करके आप जो है अन्य का 81 डिग्री का कोण बना दीजिए, या यहाँ से आप रख लीजिए, जैसे आपने ये बनाया था तो यहाँ से अब आप रख लीजिए, और इसमें आपने जो है फिर लघु उद्योग का 117 डिग्री का बना दिए। ये बेस लाइन हो जाएगी। जब ये बन चुका होगा तो फिर ये आपकी बेस लाइन हो जाएगी। यहाँ पे प्रोटेक्टर रख करके ये बना लीजिए। तो ये बहुत आसान है बनाना, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 7.2 के जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगर कोई समस्या है तो पूछना है। कल हम पढ़ेंगे आवृत्ति व बारंबारता आरेख। आज के लिए आपने इसे ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, आपकी समस्या को निश्चित रूप से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।